सभी को राम राम। मैं शांतनु स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा नगरी ऑफ शांतनु में। जैसे कि इससे पहले एक वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है कि मैं आपको कब किस तरह पढ़ाऊँगा, कैसे मैंने सिलेबस डिवाइड किया है और क्या क्या मैं पढ़ाऊँगा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 6 का इतिहास विषय का अध्याय फर्स्ट, क्या कब कहाँ और कैसे। और ये वीडियो अपलोड होने के बाद में मैं आपको एक साइंस की वीडियो भी डालूँगा, उसको भी देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन कर रहा है ये जो पार्ट है, ये 4 क्वेश्चन कर रहा है। ये जो अध्याय है कि क्या कब कहाँ और कैसे, मतलब क्या क्या घटित हुआ था, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे। ये क्वेश्चन ही तो हैं। ऐसे क्वेश्चन करके आपके मन में ये सोच रहे होंगे यार ये कैसा चैप्टर है, क्या कब कहाँ कैसे। तो ये देखो इतिहास के विषय में बात की गई है इसमें कि पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हम कैसे जान सकते हैं इतिहास के बारे में, क्या है, कौन कौन से स्रोत हैं उसके बारे में। देखो चलो स्टार्ट करते हैं। रसीदा का सवाल है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। देखो अब मैं आपको बात बताऊँ, आप कल क्या घटना घटित हुई या आज से 1 महीने पहले क्या घटना घटित हुई, उसका आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके बारे में आप कैसे जान सकते हैं। आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से जान सकते हैं या नहीं जान सकते, या फिर कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद होगा उससे पूछकर आप उसके बारे में जान सकते हैं। सेम ये मैं ऐसे कहूँगा कि 100 साल पहले या फिर बहुत साल पहले आप इतिहास के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो कोई अखबार की प्रिंट पुरानी पड़ी होगी, पुराने बहुत कम न्यूज़ चैनल, बहुत कम जो अखबार छपते थे उस टाइम पे, बहुत कम न्यूज़पेपर थे, कुछ ही थे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम पे तो अपने हिसाब से छाप देते थे। तो उस चीज़ से, उन अखबारों की प्रिंट से, या फिर जो राइटर हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जब जो अंग्रेज़ जो राइटर हैं वो भी अपने हिसाब से छापते थे, तो उनसे हर चीज़ सटीकता से सही जानी थोड़ी जा सकती है। उसका पता तो हम अपने हिसाब से लगाएंगे, या जो हमारे इतिहासकार हैं वो किन्हीं स्रोतों से पता लगाएंगे, तब उसके बारे में अहम चीज़ पता पड़ेगी। अब जो पता लगाने वाली चीज़ यही है कि जैसे कि 100 साल पहले का कोई व्यक्ति यदि आज विद्यमान है तो हम 100 साल पहले की कहानी उससे सुन सकते हैं, या फिर 100 साल पहले का कोई न्यूज़पेपर आज हमारे पास पड़ा है या फिर किसी संग्रहालय में रखा हुआ है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो चलो या फिर किसी राइटर की बात है या फिर किसी राइटर की कोई बुक हो, उससे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में उसने लिखा हो, उस टाइम का जो कोई राइटर हो उससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो कई सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, और हम जिस चीज़ के बारे में पता लगाएंगे और हमको जैसे ही स्रोत मिलते जाएंगे तो कहानी और रोमांचक हो जाएगी और इंटरेस्ट आने लग जाएगा। वाकई में ये यहाँ ऐसे ऐसे चीज़ हुई थी और ये स्रोत मिल गया, स्रोत थे जैसे कोई अभिलेख मिल गया किसी पत्थर पर, किसी के बारे में कोई कहानी लिखी मिल गई, किसी के बारे में जैसे कोई राजा है उसके बारे में आपको उसने अभिलेख लिखवाया था, वो अभिलेख आपको मिल गया, तो उस राजा के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता पड़ गई उस अभिलेख के माध्यम से, या फिर कोई आपको बुक मिल गई, ठीक है। ऐसे आप पता लगा सकते हैं, या फिर कोई पांडुलिपि है, उस पांडुलिपि से पता लगा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। बताओ, आप खुद माइंड में सोचो कि आप कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। जो मैंने बात बताई उसी हिसाब से तो जान सकते हो आप, कि भगवान से पूछोगे कि क्या हुआ, भाई स्रोतों के माध्यम से ही तो जान सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर कैसे पता लगाएं, ये जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो भी सुन सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, बताओ। बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है, आप खुद सोचो, फिर आप इस चैप्टर को पढ़ो, तब देखना आपके विचार और ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, उनके विचार। चलो स्टार्ट करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, बताओ क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत मतलब जो गुजर गया है उसे अतीत कहते हैं। इतिहास कहने का मतलब, इतिहास मतलब अतीत, मतलब अतीत की जो घटना हुई हैं, मतलब अतीत की घटनाओं का जो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो अध्ययन होता है उसे ही हम इतिहास कहते हैं।
और उसी के लिए एक शब्द निकल के आया, अतीत। समझ में आ रहा है अतीत क्या है? तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक हूँ, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। पशुपालकों, कृषकों, शासकों जो पशुपालन करते थे, जो खेती करते थे, शासक जो शासन करते थे, व्यापारी जो व्यापार करते थे, पुरोहित, पंडित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में बताओ आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, है ना, या फिर कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या फिर कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। बताओ कैसे पता लगाएं। देखो अब बात करते हैं हम इससे आगे, लोग कहाँ रहते थे। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आईएएस या स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन किया गया है, तो यहीं से तो पुटअप हुआ ये। देख लो एनसीईआरटी का अच्छा चेक फर्स्ट चैप्टर है, बताओ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई एनसीईआरटी से ही उठ के आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखो मानचित्र फर्स्ट, पृष्ठ 2 पे एक मानचित्र दे रखा है, उसमें नर्मदा नदी है। उस नर्मदा नदी में इसे पढ़ लेते हैं, उस जब बताएंगे। उसमें नर्मदा नदी को ढूंढिए, आपके पास बुक होगी, उसमें देखिए नर्मदा नदी कहाँ है, पता लगाओ कहाँ है। देख ली, उम्मीद करता हूँ देख ली होगी आपने। चलो स्टार्ट करते हैं। कई लाख वर्ष पहले से, मतलब अब कहाँ की बात हो रही है, मध्य पाषाण काल की बात हो रही है। लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। तो जो नदियाँ थीं उसी के आसपास, जो घाटियाँ थीं उसी के आसपास लोग रहते थे। भाई कहीं आपको पानी मिलेगा, कहीं पानी के साधन होंगे, खाने पीने के साधन होंगे, आप अपना स्थायी निवास वहीं तो बनाओगे जहाँ रोज़गार होगा। या फिर कोई आप फैक्ट्री डालोगे तो आप तभी तो डालोगे कि वहाँ यहाँ पानी के अच्छे साधन हैं, या पानी है, नदी है, घाटी है, खाने पीने का भी अच्छा से सिस्टम मिल जाता है। तो ऐसे ही उस टाइम पर नगर बसे थे नदियों के किनारे, ठीक है। तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल खाद्य संग्राहक थे। इसका मतलब है खाद्य संग्रह, संग्रह का मतलब होता है खाद्य को संग्रह करना, इकट्ठा करना। जंगलों में जाते थे, फल फूल इकट्ठा कर लेते थे, शिकार कर लेते थे, ले आते थे अपने लिए खाने। ये गांव के लोग थे जो खाद्य संग्राहक, इसे ही खाद्य संग्राहक कहते हैं। और ये क्या करते थे, ये शहर में ले जाके उनको बेच देते थे। तो शहर के लोग दूसरे लोगों पर डिपेंड थे, मतलब गांव के लोगों पर डिपेंड थे। तो गांव के लोग जो थे वो ऐसे ही कुशल खाद्य संग्राहक थे, तो वो अपना जीवन यापन ऐसे कर लेते थे। चलो आगे बात करते हैं। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी किया करते थे। अब देखो मध्य पाषाण, अब क्वेश्चन आ जाए, मध्य पाषाण काल में लोग खाद्य संग्राहक बने। कब बने? ये मध्य पाषाण काल में बने लोग खाद्य संग्राहक। समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? चलो आगे बात करते हैं अगले पृष्ठ की। हाँ, तो पृष्ठ संख्या मैंने आपको फर्स्ट पढ़ा दिया, पृष्ठ संख्या 2 में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। चलो पृष्ठ संख्या फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा, लोग कहाँ रहते थे, उसमें आपने क्या देखा। एक तो देखा कि नर्मदा नदी कहाँ है, नर्मदा नदी के बारे में पता लगा आपको। और क्या पता लगा उसमें कि खाद्य संग्राहक, कुशल खाद्य संग्राहक थे। तो उससे पता लगा कि मध्य पाषाण में लोग कुशल खाद्य संग्राहक बने। और क्या करते थे, वो फल फूल और शिकार करते थे, यही चीज़ पता लगी। चलो आगे बात करते हैं हम इस पैराग्राफ में। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदार पहाड़ियों का पता लगाओ। अब इस मैप में देखो, आप अपने मैप में कि किरदार पहाड़ी कहाँ है और सुलेमान पहाड़ी कहाँ है। उसी मैप में देखिए आप गारो और विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं, देखिए एक बार आप। उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा। चलो आगे आइए, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। अब तुम उत्तर पश्चिम में ही है ना सुलेमान और किरदार की जो पहाड़ियाँ हैं। तो अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदार की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो 8000 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। कहने का मतलब यह है नवपाषाण काल की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो नवपाषाण काल में 8000 वर्ष पूर्व
स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया, इस पैराग्राफ से आपको पता चल रहा है। और आगे बात करते हैं, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। देखो, देख लिया होगा, मैंने कहा था आपसे देखने के लिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल को उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। कहाँ स्थित थे? विंध्य के उत्तर में। देखो, आपको दिख रहा होगा विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ हैं, दिख गई? आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखो, ये रही विंध्य की पहाड़ियाँ। इसके उत्तर में साहब चावल के साक्ष्य मिले थे। अब इसके उत्तर में चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कोल्डीवा करके एक स्थान है यूपी में, तो ये कोल्डीवा जगह है, यहाँ चावल के साक्ष्य मिले। तो कहाँ मिले? विंध्य के उत्तर में। देखो, वही बात कर रहा है कि जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। देख लिया। और उत्तर पूर्व में गारो देख लिया आपने। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? देखो, ये रही गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ ये रहीं। देख ली कि नहीं देख ली? ठीक है। और अब क्या कहना चाह रहा है ये देखो, वर्तमान में तो यूपी के संत कबीर के लहुरा देव से धान के उत्पादन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, संत कबीर के लहुरा देव से। और बात करता हूँ वर्तमान में गेहूँ तथा जौ की भी, तो गेहूँ तथा जौ का वर्तमान में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेरगढ़ में मिला है। अब बताओ तुम। उसके बाद फिर कोल्डीवा में मिला, फिर लहुरा देव में मिला। और इसमें बात कैसी हो रही है? इसमें बात हो रही है कि 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने गेहूँ तथा जौ की सब जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। अब मैं बता तो रहा हूँ आपको, कोल्डीवा। उसके बाद वर्तमान में गेहूँ तथा जौ का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेरगढ़ में, उसके बाद में कोल्डीवा में मिला, फिर लहुरा देव में मिला। इसमें कोल्डीवा के बारे में बताया गया है। कहाँ है कोल्डीवा? जो बताया गया है ना, विंध्य के उत्तर में स्थित है, तो ये कोल्डीवा नामक जगह है यहाँ। तो यहाँ चावल के साक्ष्य मिले, ये सही बात है। चलो आगे बात करते हैं अगले पृष्ठ की। ये पृष्ठ संख्या 3 है। चलो बात करते हैं। देखो, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखो मानचित्र में, आप देखो, खुद देखो स्वयं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। देखो, सिंधु की नदी सहायक नदी है झेलम नदी, दिख रही है ना आपको। एक चेनाब नदी है, एक रावी नदी है, एक सतलज नदी है, एक ब्यास नदी भी है, और एक तुम्हारे साहब उत्तर पश्चिम से एक नदी आ रही है, काबुल नदी। ये अफ़गानिस्तान से आ रही है, देख लो, ये काबुल नदी भी है। तो सिंधु की सहायक नदी हो गई। तो इसमें देखो मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास कर लो। कर लिया आपने प्रयास? देखो, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। तो ये जो सहायक नदी हैं, ये किस में? सिंधु नदी में मिल रही है ना, ठीक है, उन्हीं को सहायक नदी कहते हैं। तो देखो, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो 4700 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता की ओर इशारा कर रहा है ना, कि 4700 वर्ष पूर्व मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की ओर इशारा कर रहा है। तो इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, तो नगरीकरण की बात हो रही है। आरंभिक नगर फले फूले, तो नगरीकरण की बात हो रही है। तथा गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देख लो नगरीकरण की। अब देखो, इस पैराग्राफ में किस किस के बारे में बात हुई, किस किस चीज़ के बारे में बात हुई? इससे पहले के जो पैराग्राफ था उसमें किस चीज़ के बारे में बात हुई? उसमें बात हुई थी प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए, एक पैराग्राफ है, उसमें एक तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, उसमें गेहूँ तथा जौ, ठीक है, और एक पशुपालन की सूचना दी गई है इस पैराग्राफ से। देख लो, आप पशु पालते थे, भेड़ बकरी और गाय बैल पालते थे। प्रश्न संख्या 2 पे देखिए, मिल गया। और इस समय लोग गांव में रहते थे, ये भी बताया गया है इस पैराग्राफ में। और क्या बताया गया है इसमें? इसमें बताया गया है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा भारत के मध्य में विंध्य पहाड़ी। यहाँ पर क्या बताया गया है? कृषि का विकास बताया गया है। जहाँ कोल्डीवा पड़ता है ना, मैंने बताया था विंध्य पहाड़ी के ऊपर जो कोल्डीवा पड़ता है, वहाँ क्या है? चावल के साक्ष्य मिले। बताओ है कि नहीं? ठीक है।
और इस पैराग्राफ में आपको क्या पता पड़ा, इसमें पैराग्राफ में पृष्ठ संख्या 3 के फर्स्ट पैराग्राफ को देखिए। इसमें आपको नगरीकरण के बारे की ओर इशारा कर रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर इशारा कर रही है। नगरीकरण, अब क्वेश्चन आ जाए कि नगरीकरण की ओर इशारा कर रही है इसमें कि सबसे पहले नगरीकरण, तो बात हो रही है 4700 वर्ष पूर्व। इसमें देख लो स्टार्टिंग में देखो 4700 वर्ष पूर्व पहला नगरीकरण हो गया, दूसरा 2500 वर्ष पूर्व हो गया कि नहीं हो गया, 2 नगरीकरण हो गए। चलो आगे तीसरे पैराग्राफ में बात करते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। देखो आप एक बार मैप में गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी दिख गई, उम्मीद करता हूँ दिख गई होंगी आपको। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, गंगा के दक्षिण में नीचे की साइड देखो, गंगा के इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहते थे इस क्षेत्र को। इसके आसपास के जो क्षेत्र था इसे मगध कहते हैं, और आज क्या कहते हैं, वर्तमान आज बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासक, मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मैंने बताया था कहाँ ज़्यादातर इन नगरों की स्थापना कैसे होती थी, हैं, कोई विशाल राज्य की स्थापना, और कहाँ कहाँ रहते थे, ज़्यादातर नदी नहरों के किनारे ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वहाँ से पानी उपलब्ध हो जाता था, और कुछ जंगल होता था उसके आसपास, कुछ खाने पीने के लिए, शिकार करने के लिए कोई कलेक्ट कर लेते थे। तो वही बात यहाँ बताई गई है। देखो अब आगे बात करते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी करते थे। क्यों करते थे बताओ, क्यों करे भाई? आपसे मैं कोई क्वेश्चन कर लूँ कि आप एक जगह से दूसरी जगह यात्रा क्यों करते हो, क्यों जाते हो? कोई ना कोई रीज़न से तो जाते हो। आप एग्ज़ाम देने के रीज़न से जा सकते हो, ठीक है। आप किसी व्यापार के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। युद्ध के कारण आप विजय की लालसा में हो तो भी जा सकते हो। आज आपकी विजय क्या है, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, उसको फोड़ के आओ। इसी की लालसा में जाते हो ना कि फेल हो जाएंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी लालसा में जाते हो। हर बच्चा इसी की लालसा में जाता है कि मैं पास हो जाऊं। तो आज तो यह युद्ध है आपका। पहले के लोग युद्ध के कारण जाते थे एक जगह से दूसरी जगह कि उनको विजय की उपलब्धि हो जाए, या फिर कोई संकट आ पड़ा, कोई प्राकृतिक आपदा, भूकंप वगैरह आ गए, तो आप एक जगह से दूसरी जगह भगोगे, जाओगे, है ना। रोज़गार की तलाश में भी आप जा सकते हो और ज्ञान की तलाश में आप जा सकते हो। तो आवागमन का तो यही कारण हो सकता है और यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। देखो स्टार्टिंग से इस पैराग्राफ को, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। देख लो, एक तो काम की तलाश में, एक प्राकृतिक आपदाओं के कारण। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, विजय की लालसा में जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी जाते थे अपने काफिले को लेकर, कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और मैंने ये भी बताया आपको कि ज्ञान की तलाश में, मतलब धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, या फिर एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। जो कौन थे जो नए स्थान को खोजने, इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। भाई क्या मिला? एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो आप बताओ क्या है। अब जो एक बात करता हूँ, जैसे पर्सिया है, एग्जांपल देता हूँ। पर्सिया के जो पर्शियन थे वो पर्सिया छोड़कर हिंदुस्तान क्यों आए? भाई मैं प्राकृतिक आपदा आ पड़ी इसलिए आ गई। तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जा रहे हैं, आपको ऐसे पैराग्राफ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको जिज्ञासा भी हो रही होगी, आपके माइंड में और भी क्वेश्चन पड़ रहे होंगे, अब आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि समझ में आ गया, है ना। चलो आगे बात करते हैं। आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं बताओ? वही बात हो रही है, क्यों करते हैं? व्यापारिक, पर्यटनीय, या सांस्कृतिक, या धार्मिक, या ज्ञान के लिए, है ना। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। चलो देखो, यहाँ देखो कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। भाई प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहे हैं ना, प्राकृतिक चीज़ें ही तो हैं। ऊपर हिमालय है, फिर नदियाँ भी हैं, समुद्र भी हैं, चारों ओर है ना अपने भारत के।
जो ये क्या है, पर्वत भी हैं, पहाड़ियाँ भी हैं, समुद्र भी हैं, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर रहे हैं, ये उपमहाद्वीप कहलाते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। गए थे, जिनको जाना था भाई वो तो गए थे, जिसको जो खोजना था वो तो खोज के लाया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। लोगों के समागम ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। ठीक है, अब देखो क्या बात हो रही है। देखो भाई, अब मैं आपको बता दूं, लोग बाहर हमारे इंडिया में, भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर से आए थे पहले या नहीं आए थे? आए थे, आज भी आते हैं। तो भारतीय महाद्वीप के बाहर से लोग आए और यहाँ बस गए ना। बताओ कैसे, कौन कौन बस गए? पहले बहुत सारे लोग आए भारत में, हिंद यूनानी भी आए थे। ठीक है, वो यहीं बस गए। मुस्लिम भी आए। अब देखते होंगे केरल के तटों पर रहते हैं, केरल के तटों के आसपास रहते हैं और अपना संबंध कहाँ से बताते हैं? अपना संबंध अरब से बताते हैं। यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप में तुर्की भी आए और मंगोल भी आए। मध्य एशिया के चीन के आसपास के क्षेत्र से आए, मध्य एशिया से भी आए, चीन के आसपास के क्षेत्र से आए। जिनमें कौन कौन आए? शक भी थे, उनमें कुषाण भी थे, उनमें हूण भी थे, बहुत सारे आए। अब भाई आ तो गए और कुछ लोग इंडिया में ही रहने लग गए और भारत में कैसे मिल गए? ऐसे मिल गए जैसे पानी में नमक मिल गया हो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई हमारी जो सांस्कृतिक जो परिणाम है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको अपना लिया, इसलिए तो मिल गए। और जिन्होंने नहीं अपनाया वो अपने अलग ही ढंग से जी रहे हैं। वो उनको आप अलग से ही पहचान लोगे कि अलग लोग हैं, भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाया इन्होंने। तो मैं कह सकता हूँ कि भारत में जो बसने के बाद 2 तरह के सांस्कृतिक परिणाम देखने को मिले। बताओ कौन कौन से? देखो, कुछ लोग ऐसे थे जो भारत में आए और ऐसे मिल गए जैसे पानी में नमक, तो भारतीय संस्कृति को अपना लिया ना उन्होंने। और कुछ भारत में ऐसे आए जो कुछ लोग और आए भारत में जिन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं अपनाया। तो इसे कहते हैं हम गंगा जमुनी संस्कृति। तो गंगा जमुनी संस्कृति क्या होती है? गंगा क्या है? जो अपनी परंपरा का या सनातन संस्कृति को जिसने अपना लिया वो गंगा। और जमुनी जिसने क्या है, जो बाहर से आकर जुड़ गई, वो जमुनी। तो ये गंगा जमुनी संस्कृति हो गई। चलो, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से लोग हमारे भारत में आए, बस गए, उन्होंने हमारी जो है भारतीय संस्कृति को अपना लिया। और जिन्होंने नहीं अपनाया वो भी हैं कैसी संस्कृति। इसके बाद पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो अब आगे अगले पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। चलो अगले पैराग्राफ में, पैराग्राफ नंबर 4 पे, पृष्ठ संख्या 4 में बात करते हैं। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अब देश का नाम, अब भाई आप सुनते होंगे देश का नाम इंडिया या भारत, ये अलग अलग 2 कैसे बन गए? आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर कैसे। तो इसके बारे में आगे इसमें बताया गया है। देखो, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे? इंडस कहते हैं हम सिंधु को। तो जो आपने उस मैप में देखा होगा सिंधु नदी कहाँ थी उसके, और सिंधु नदी आपने देखो एक बार, सिंधु नदी उसके जो सहायक नदियों को भी देख ली, तो वो है सिंधु। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है और इंडस को हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अब अपने एटलस में देखो, एटलस मतलब है जो भूगोल का चित्रों की किताब आती है ना, एक वो एटलस है। उस किताब में देखो ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से, कहाँ से? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? अब सिंधु सबसे पहले उनको सिंधु ही तो मिलेगी। हिंदोस तथा इंदोस, क्या कहा सिंधु को? हिंदोस तथा इंदो, आज कहते हैं ना हिंदुस्तान। और इसी नदी के पूरब में, कौन सी नदी? सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किन्होंने कहा? ईरानियों और यूनानियों ने। चलो आगे। अब देखो, भारत नाम का प्रयोग भी होता है। इंडिया का तो हो गया, अब उन्होंने इंडिया कहा, क्यों कहा? इसके सिंधु नदी को इंडस, किसका? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब ईरानी और यूनानी सबसे पहले सिंधु नदी मिली।
तो सिंधु जो है, सिंधु को उन्होंने क्या कहा, उत्तर पश्चिम की ईरानी और यूनानी, सिंधु को इंदोस या इंदोस कहा, इसलिए आज हम हिंदुस्तान कहते हैं। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है। अब जो एक तो इंडिया कहते हैं, एक भारत कहते हैं। तो भारत कैसे कहते हैं, देखो, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम, कहाँ, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, भारत नाम का प्रयोग। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। जो देखो उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये वैदिक जन हैं, वैदिक जनों में एक कबीला था, वह था भरत कबीला। ठीक है, वैदिक जनों में यूज करते थे, इस कबीले का नाम भरत कबीला। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे, जो कौन से, जिनको हम भरत कहते थे, वो वैदिक जनों का कबीला था वो। समझ में आ रही है। चलो आगे बात करते हैं अतीत के बारे में कैसे जानें। मेनली चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। अतीत के बारे में आप कैसे जानेंगे, देखो अतीत की जानकारी मैंने आपको बताया था पांडुलिपियों से भी प्राप्त कर सकते हैं, या किसी राइटर की बुक से भी प्राप्त कर सकते हैं, हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। किसी अभिलेख से प्राप्त कर सकते हैं, जो अभिलेख हैं उनको पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट इसको पता करते हैं, खोजबीन करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, पत्थरों को खोजते हैं, तराशते हैं, हथियार, कभी उनको औजार मिलते हैं, कभी हथियार मिलते हैं, तो कभी आभूषण मिलते हैं, तो कभी पत्थरों पर या दीवारों पर बनी कलाकृतियाँ मिलती हैं, कभी ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, कभी मूर्तियाँ मिलती हैं। जो इन्हीं चीज़ों से वो इनको स्रोत मानकर अभिलेखों पर जो लिखा है उसको पढ़ के अच्छे से इतिहास का वर्णन करते हैं वो, और इतिहास को और ज़्यादा रोचक बनाते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अतीत की जानकारी जो है हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों, देखो मैंने बताया था किसी राइटर की बुकों से, अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। तो ये क्या है, एक साहित्यिक स्रोत हो गया ना, पुस्तकों को ये साहित्यिक स्रोत हो गया। चलो आगे बात करते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अब पांडुलिपि आप याद कैसे रखोगे, अब जैसे कोई राइटर है, कोई मेरा दोस्त है, उसने कोई बुक लिखी है, तो मैं उससे ऐसे कह सकता हूँ भाई तेरी पांडुलिपि कहाँ है, क्योंकि उसने अपने हाथ से लिखी है। तो इसका मतलब भी वही है। देखो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है वो लैटिन शब्द के, एक तो मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ है या हाथ से निकला है, तो वही है। राइटर भी अपनी बुक को हाथ से लिखता है तो उसकी बुक को भी हम पांडुलिपि कह देंगे। अब यहाँ आगे देखो, ये पांडुलिपियाँ जो हैं ताड़पत्रों और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब ये ताड़पत्र भोजपत्र क्या थे, ऐसे पत्ते या छाल, इनको छीलकर इन पर लिखते थे, इनको एक जोड़कर। अब देखो जो ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम का पेड़ था, एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार, इसका नाम भोजपत्र रख दिया, भोजपत्र पर लिखी जाती है। अब क्वेश्चन आ जाएगा पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती है, ताड़पत्रों और भोजपत्र पर लिखी जाती है। अब आप नीचे देख रहे होंगे, देखो ये ताड़पत्र है, ये रहा। इसमें साइड में पैराग्राफ में साइड में दे रखा है, इसके बारे में देखो मैं दिखाऊँ आपको, एक सेकंड। देखो देख लो, इसको अपनी बुक में देख लो, यहाँ देख लो, अच्छे से देख लो, इसमें क्या लिखा है, ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ। तो ये ताड़पत्र है, ताड़पत्र से ये निकाली गई है, जो पेड़ है उससे निकाल कर उस पर लिखा जाता था पहले। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो, ये देख लो। अब भाई ये लकड़ी तो है, अगर इसमें नमी लग गई, ये मिट्टी के संपर्क में आती है, ये गलना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सेफ़ नहीं है ना। इतिहास को एक स्थान पर रखने पर या फिर इसमें ताड़पत्रों पर या भोजपत्र पर लिख के कहीं रखने पर ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि एक अपना टाइम पाने पर ये सड़ गल जाती है, तो उसका नाम और निशान मिट जाता है, तो एक तरह से सेफली नहीं है ना। बहुत सारे जो ये बहुत थे पुराने ज़माने में, अपने राजा महाराजा बहुत लिखे गए, इनमें बहुत सारे सड़ गल गए, खो गए मिट्टी के संपर्क में आने से, कुछ बच गए, जिनसे बहुत सारी जानकारियाँ आज हमको इतिहास को और रोचक बनाने में मददगार की इन्होंने। ठीक है, चलो अगले पैराग्राफ पर बात करते हैं। ये है पृष्ठ संख्या 5,
देखो फर्स्ट पैराग्राफ, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, बताया था ना, तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां कहाँ मिलती हैं? मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इनमें लिखी हुई, जो आज हमारे लिए बहुत काम आती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। कुछ तमिल में भी हैं, कुछ प्राकृत भाषा में भी हैं और संस्कृत में भी लिखी हुई हैं। जिन प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब जो कौन से लोग जो ज़्यादातर तमिल या प्राकृत तमिल भाषा का यूज करते थे, बताओ। देखो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच जो संगम काल था, उसमें क्या हुआ था? 3 संगमों का आयोजन हुआ था उस टाइम पर। यहाँ जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे सारे तमिल में लिखे गए थे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आपको अलग से नॉलेज दिया है मैंने। चलो अब आगे बात करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मैंने बताया था आपको अभिलेखों के बारे में। कठोर सतह पर लिखते थे इनको कोई, ठीक है, किसी धातु पर लिखते थे, किसी पत्थर पर लिखते थे, तो ये सड़गल थोड़ी रही हैं, तो ये सेफ रहती थी ये, ठीक है। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करवाते थे इन अभिलेखों में। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? खुद सोचना है ना। चलो आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अतिरिक्त भी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद, इंग्लिश में कहते हैं हम इसको आर्कियोलॉजिस्ट। बताओ, ये जो इतिहास के बारे में जो अभिलेखों वगैरह के अभिलेखों के बारे में जो अभिलेखों से पढ़ते थे, कौन सी लिपि में लिखी है, कौन सी भाषा में लिखी है, इसको समझते थे, तो ये पुरातत्वविद होते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। किसका? पत्थर पर बनी ईंट बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और आगे बात करते हैं हम तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। अब देखो बात, ये जो अभिलेख दिख रहा है आपको, मैं चित्र में दिख रहा होगा, ये क्या है? लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये किसका है? ये किसका है? ये अशोक का है। कहाँ मिला है? ये अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। 2250 वर्ष पूर्व पुराना है, समझ, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, क्वेश्चन आते हैं इस पर। अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें भी किसी लिपि और भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी लिपि हैं? वो लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। किसमें? यूनानी तथा अरामेइक भाषा में लिखा हुआ है ये। अब जैसे हम आज लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे ही ये लिपि है यूनानी तथा अरामेइक भाषा में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर बात कर। तो प्रश्न संख्या 6। तो देखो, यदा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन करते थे ये पुरातत्वविद थे जो, तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। समझ में आ गई? अब देखो, पुरातत्वविद जो हैं जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं।
इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए के रूप में बचे मिलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन, अब देखो क्या है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बताओ तो, मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे? मिले थे पहले। सबसे पहले क्या है, सबसे प्राचीन जो कपड़े का जो अवशेष हमने कहाँ से मिला, सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल था मोहनजोदड़ो। उस स्थल से एक लाल रंग के कपड़े का प्राप्त हुआ था। सबसे प्राचीन है ये लाल रंग का कपड़ा, मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, तो यही है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? बिल्कुल मिले भाई साहब। तो चलो बात करते हैं पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्रोत शब्द का। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको स्रोत के बताओ, बताया था क्या नहीं बताया था? देखो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व। अब देखो पांडुलिपि की बात हो गई। क्या है पांडुलिपि? जो हम हाथ से जो उस पर छाल बुर्ज नामक जो पेड़ था उस पर लिखा था, इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मतलब हाथ से निकला हुआ या हाथ से लिखा हुआ, वो पांडुलिपि हो गई। अभिलेख जो थे पत्थरों पर या फिर किसी धातु पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तथा पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खोजबीन करते हैं इतिहास के बारे में। इन तीनों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। अब भाई उनको कोई स्रोत मिलते हैं तभी तो कहानी रोचक बनती है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मैंने इतिहास के बारे में बता दिया, इतिहास किसे कहते हैं? अतीत से जोड़ दिया आपको, अतीत क्या है स्टार्टिंग में बताया था। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही मैंने बताया था ना, जैसे ही स्रोत मिलेंगे कहानी और ज़्यादा रोमांचक हो जाएगी, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद थे उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो अतीत एक है या अनेक है? हमारे अतीत क्या है? ये बहुवचन है। तो इसमें बहुत सारी घटनाओं का विवरण है अतीत में, इतिहास में। ठीक है, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया है? बताओ, किया है या नहीं किया है? बताओ। अब देखो ऊपर एक ये मिट्टी से बनी हुई एक पात्र दिख रहा है आपको, उसके राइट साइड में कुछ सिक्के या मूर्तियाँ सी दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? दिख रही हैं ना? देखो दिख रहा है ना, ये क्या है? वाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, देखो दिख रहा है, ये क्या है? इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था, मतलब हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? बताओ। इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए मैं बात करूं, पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। भाई देखो पुराने ज़माने में राजा रानियों से बिल्कुल आम जैसे आज के टाइम पर देख लो, मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों, नेताओं, या फिर किसी अच्छे सर्विसमैन या फिर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट अच्छे खासे पद पर, और एक किसान आदमी में कितना अंतर है। उनका रहने सहने का तरीका, उनके जीवन किस तरीके से व्यतीत होता है, ऐशो आराम, क्या क्या वो विचार करते हैं, किस तरीके से वो पूरे देश को चलाते हैं। और जो किसान है उसका जीवन यापन कुछ अलग ही तरीके से होता है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना, दोनों का जीवन बिल्कुल भिन्न है। ऐसे ही पुराने ज़माने में पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था या नहीं था? व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, इस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? हर जगह अलग अलग संस्कृति से अलग त्योहारों को अलग अलग तरीके से मानते हैं, अलग रीति रिवाजों से अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
उदाहरण के लिए आज अंडमान जो द्वीप है के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं नहीं करते हैं। और इसके विपरीत हम शहरों की बात करें, मैंने पहले बताया था आपको, शहरों में रहने वाले लोग खाद्य की आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। गाँव से आता था, गांव के लोगों पर निर्भर रहती थी। इस तरह के वेद अतीत में भी विद्वान थे। जो आज विद्वान है ना, वो पहले भी विद्वान थे। तुम सोचते होंगे कि जो अब सब कुछ चला आ रहा है वो पहले से ही था, वो सही है, हालांकि वो सही चीज़ है। जो आज चला आ रहा है वो पहले भी, जो आज है वो पहले भी ऐसा ही था। पर आप ऐसा सोचते हैं ना, जो चल रहा है वो ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा कर रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक जो थे, खाद्य संग्राहक या कृषक जो थे अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। भाई राजा महाराजा तो लिखवा लेते थे अपने बारे में अभिलेखों पर, या फिर किसी कोई अपने कवि रखते थे उससे लिखवा लेते थे। ठीक है, और हम तो हमारा तुम्हारा सभी का इतिहास है, क्या हम लिखवाते हैं? क्या नहीं लिखवाते? तो हम नहीं लिखवाते, इसलिए हमारे बारे में कुछ पता नहीं है। पुराने ज़माने के राजा महाराजा जो थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो वो अपने बारे में सब कुछ लिखवा देते थे अपने हिसाब से। अब भाई जो प्रजा थी उनकी, जो लोग बाग थे, जो किसान थे, वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो असली बात तो उनसे पूछने से मिलेगी ना। हकीकत तो वो जानते हैं ना कि उनका आम जीवन कैसे गुजर रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। या फिर तुम अखबारों से या ब्रिटिश गवर्नमेंट की बातों से, उन्होंने, उनके कवियों ने जो बात लिखी हैं, या उनसे पता लगा लोगे कि उस जो वो टाइम था वो कैसा था, हमारे लोग कैसे थे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कैसी थी। वो तो अपने हिसाब से अपने आप को बहुत मान समझती है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो लोग हैं अपने, जो कवि, जो जिन शासकों के जो कवि थे, जिन राजाओं के, उस राजा के हिसाब से लिखते थे कि वो अच्छा है, ऐसे इस हिसाब से लिखते थे। जबकि हकीकत उनकी तो वो लोग जानते थे जो सादा जीवन जी रहे थे, जिन लोगों का शोषण हो रहा था। हकीकत तो वही जानते हैं ना। लेकिन बेचारे वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो आम लोग थे, वो अपना लेखा जोखा नहीं करवाते थे, और राजा महाराजा अपना लेखा जोखा करवाते थे। तो बहुत सारी चीज़ों को इतिहास में गलत बताया गया है, इसकी मैं भी कह सकता हूँ। ठीक है, और आप भी कह सकते हो पढ़ने के बाद। चलो आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, मैंने यहाँ बता दिया आपको। यहाँ तक लेखा जोखा, जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, अब देखो तिथियाँ आ गई। तिथियों के बारे में आप सोचते होंगे यार, क्या ईसा पूर्व, क्या ईसवी, क्या बीसी, क्या एडी, क्या बीसी, सभी के बारे में बताया गया है। देख लो, अब कक्षा 6 में इसके बारे में बताया गया है। जबकि आप डायरेक्टली किसी टीचर से पढ़ते हो तो वहाँ वो आपको पढ़ाते हैं ईसा पूर्व, ईसवी, जो इस इतिहास जिसके पास सब्जेक्ट नहीं थी 11th-12th में, तो उनको तो पता। जिनके पास नहीं थी उनको क्या पता, जिनके पास थी उनको तो पता है। जिनके पास नहीं थी, अब उनको वो डायरेक्ट पढ़ने को मिलती है तो उनको बहुत कुछ अजीब लगता है, और टीचर उसको अपने हिसाब से पढ़ा लेते हैं। जबकि ये ऑथेंटिक चीज़ है। खुद पढ़िए, खुद अपना कंटेंट रेडी रखिए। अब देखो, खुद पढ़ना है, इसमें तिथियों का मतलब सब समझ जाओगे क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे, किस तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, महीने, वर्ष, जैसे 2000 या इस तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद है। अब जैसे आज हम कह लें 2024, तो ईसा मसीह के जन्म के 2024 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व,